बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर को ऑनलाइन लेक्चर में वेलकम करता हूँ। हम गाज़िस लॉ से दोबारा शुरू करेंगे अपने लेक्चर को। ऑलरेडी क्लासेस में हमने गाज़िस लॉ को थोड़ी सी स्टेटमेंट के साथ एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी हम दोबारा इसको गाज़िस लॉ की स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। देखें, गाज़िस लॉ की हमने जो स्टेटमेंट की थी, the total electric flux through any closed surface is 1 by epsilon times the total charge enclosed by the surface। यानी आपके पास कोई भी क्लोज शेप हो और उसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड हो और आप उसका टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो उसके बारे में हमें गाज़िस लॉ एक्सप्लेन करता है कि आप उसका फ्लक्स किसकी इक्वल आएगा। देखिए, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई भी ऐसे क्लोज शेप है, ठीक है, और उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 चार्जेस इनक्लोज हैं, Q1, Q2, ठीक है, और एक Q3, Q4। 4 चार्जेस हमारे पास इनक्लोज्ड हैं। अब अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इसका टोटल चार्ज निकाल लेंगे। टोटल चार्ज क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो ये टोटल चार्ज इनक्लोज है इस क्लोज शेप के अंदर। अब जो टोटल फ्लक्स आएगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा कि 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। देखिए, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इस तरह कि फर्ज करें, कंसिडर अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। यानी जैसे कि मैंने ये आपको दिखाया है कि एक शेप है, क्लोज शेप है, और इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड हैं Q1, Q2, Q3 और Q4, और टोटल चार्ज Q बन जाता है। तो देखिए, हमारे पास कंसिडर अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस अकॉर्डिंग टू गाज़िस लॉ। तो गाज़िस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा, ठीक है, यानी आप टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जो टोटल फ्लक्स होगा, ठीक, वो इक्वल होगा 1 बाय एप्सिलॉन टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। यानी टोटल चार्ज जो पिछली फिगर मैंने बनाई है उसमें Q इनक्लोज्ड है, तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा? 1 बाय एप्सिलॉन टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो ये गाज़िस लॉ की स्टेटमेंट है। बाय वर्ड्स और मैथमेटिकली हमने दोनों तरीक़ों से इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखें कि हमने जो फ्लक्स की डेफिनेशन की थी, ठीक है, जैसा कि ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है, वैसे तो हम फ्लक्स की डेफिनेशन सिंपल करते हैं E डॉट ए, लेकिन अगर आपको पता है कि क्लोज शेप है और उसका आप फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसको आप स्मॉल पेजेस में डिवाइड करते हैं और फिर हर पेजेस में से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, उसकी समेशन करते हैं। तो समेशन को फिर हमने इंटीग्रेशन फॉर्म में चेंज किया था, बिल्कुल इनिशियल टॉपिक में जब ये चैप्टर हमने शुरू किया था। तो ये देखें, इंटीग्रेशन की फॉर्म में हमने फ्लक्स की डेफिनेशन, वैसे तो E डॉट ए है, लेकिन इंटीग्रेशन की फॉर्म में जो टोटल फ्लक्स की डेफिनेशन हमने की थी, वो हमने क्या की थी? इंटीग्रेशन ऑन क्लोज शेप E डॉट डी ए। तो ये फ्लक्स की डेफिनेशन इन इंटीग्रेशन फॉर्म है। ये जो स्मॉल सा सर्कल है इंटीग्रेशन के ऊपर, ये बेसिकली इंटीग्रेशन ऑन अ क्लोज शेप इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया, जो गाज़िस लॉ की हमने डेफिनेशन की थी, और ये जो फ्लक्स इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन हमने डिफाइन किया, इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब देखें, अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, तो देखें, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने पिछली स्लाइड्स में लिखी है, अगर उन दोनों को हम कंपेयर कर लें तो उनकी जो लेफ़्ट साइड वो सेम है, फाई और फाई। तो देखिए, हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? इंटीग्रेशन ऑन क्लोज शेप
ई डॉट डी ए इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन। यानी गाउसेस लॉ को हमने इन इंटीग्रेशन फॉर्म इस तरह क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, यानी हमारे पास देखें पहले ये इक्वेशन 1 थी, गाउसेस लॉ को हमने लिखा है इन इक्वेशन फॉर्म, फिर हमने फ्लक्स को इंटीग्रेशन फॉर्म लिखा है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से हमारे पास ये गाउसेस लॉ की फॉर्म बन जाती है, इंटीग्रेशन क्लोज शेप ई डॉट डी ए इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गई है, गाउसेस लॉ की डेफिनेशन आ गई। अब देखें कि हम गाउसेस लॉ को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखें कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउसेस लॉ, इफ द चार्ज Q is distributed in a volume having uniform volume charge density rho, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और फर्स्ट करें एक क्लोज शेप और उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, Q है। ठीक है, तो बाय गॉसियन सरफेस इज डिस्क्राइब बाय द एक्सप्रेशन। इसको देख हम इस तरह एक्सप्लेन कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक क्लोज शेप है कोई भी, ये फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लोज शेप है और इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो आपका चार्ज इनक्लोज्ड है Q, और इसका वॉल्यूम क्या है, V है। तो हम जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, रो इज इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखें चार्ज किसकी इक्वल आ जाएगा, रो इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये बेसिकली उसी डेफिनेशन को इस्तेमाल करके इन इंटीग्रेशन फॉर्म आपको ये टोटल चार्ज फाइंड आउट किया गया। यानी पहले हमने डिफाइन की है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जैसे आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी हुई है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ी हुई है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। इसी तरह आपने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे हमने पढ़ी है, रो इज इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से देखें चार्ज हमने निकाला है रो इंटू वी, उसी को हमने इस इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो इस वजह से ये देखें हमारे पास जो ये डेफिनेशन बनी है टोटल चार्ज की, Q इज इक्वल रो इंटू डी वी। तो बेसिकली डी वी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लिया गया था, उसे इंटीग्रेट कर दिया है होल वॉल्यूम वी पे, तो वो वही चीज़ आपके पास टोटल चार्ज आ जाती है। तो हमने चार्ज को डिफाइन कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखें गाउसेस लॉ आपने अभी पीछे पढ़ा था इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करके, जैसा कि ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये। ठीक है, इसी फॉर्म ऑफ गाउसेस लॉ को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, गाउसेस लॉ ये आपके पास है। अब Q चार्ज की जगह जो अभी हमने चार्ज की डेफिनेशन की है कि Q इज इक्वल इंटीग्रेशन रो डी वी, ये वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, इंटीग्रेशन ऑन क्लोज शेप ई डॉट डी ए इज इक्वल 1/एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑन होल वॉल्यूम रो डी वी। इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दी है। अब देखिए मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, गाउसेस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। किसके ऊपर, ये देखिए हमने आपने मैकेनिक्स के अंदर पहले चैप्टर के अंदर डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो होता है इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन ऑन अ क्लोज सरफेस इज इक्वल, अवर क्लोज सरफेस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ द होल वॉल्यूम डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर बाय द सरफेस। तो देखिए मैंने यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम इस्तेमाल किया है और ये इक्वेशन 2 की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। अब देखिए मैं अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाती है कि इंटीग्रेशन ऑन अ होल वॉल्यूम डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल 1/एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑन वॉल्यूम रो डी वी। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है।
देखिए मैं अगर इस इक्वेशन को इस तरह लिख लूँ कि मैं राइट साइड को भी लेफ़्ट साइड पे ले आऊँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा और इस साइड पे ज़ीरो आ जाएगा। यानी इस इस राइट साइड को मैं लेफ़्ट साइड पे ले गया हूँ, तो इस साइड पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब इसमें से देखिए मैं इसे इंटीग्रेशन, क्योंकि इधर भी होल वॉल्यूम के ऊपर है, इधर भी वॉल्यूम के ऊपर है, इसे मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये फॉर्म आ जाएगी। देखिए अब इनका प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो प्रोडक्ट या तो ये ज़ीरो होंगे या तो ये ज़ीरो होगा, तो वॉल्यूम एलिमेंट तो ज़ीरो हो नहीं सकता। तो फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस वन ओवर एप्सिलॉन रो इज इक्वल ज़ीरो। डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल, इसको हम दूसरी राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो वन ओवर एप्सिलॉन रो आ जाएगा। तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ आ जाएगा। यानी ये इक्वेशन बेसिकली गाउस लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल। तो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। तो देखें गाउस लॉ को हमने पहले नॉर्मल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, अलजेब्रिक फॉर्म में, फाई इज इक्वल वन ओवर एप्सिलॉन इंटू क्यू, यानी टोटल फ्लक्स थ्रू बाय क्लोज सरफेस इज इक्वल द वन बाय एप्सिलॉन द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। फिर हमने गाउस लॉ को किस फॉर्म में लिख दिया, डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया। तो अब आगे हम गाउस लॉ को इंटीग्रेशन फॉर्म में डिस्कस करेंगे। देखिए सिंपल गाउस लॉ की डेफिनेशन जो आपने पहले पढ़ी हुई है, जिसको हमने इंटीग्रेशन फॉर्म में अभी एक्सप्लेन की है। अब देखें, इफ़ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू अ वॉल्यूम हैविंग चार्ज डेंसिटी रो, यानी पहले हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। तो देखें अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक वॉल्यूम के अंदर और उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है, ठीक है, तो फिर आप देखें कि Q की जगह हम वही डेफिनेशन इस्तेमाल कर लेंगे, रो इंटू डी वी। देखें जैसे पहले भी मैंने एक्सप्लेन की है कि रो इज इक्वल Q बाय V। तो यहाँ से चार्ज की जो आपके पास डेफिनेशन बनती है इन इंटीग्रेशन फॉर्म, वो हमने यहाँ पे पुट की है। और यहाँ पे देखें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इस्तेमाल, आपको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ Q की जगह क्या आया, इंटीग्रेशन V रो डी वी। तो बेसिकली यहाँ से हमने चार्ज की वैल्यू निकाली है रो इंटू वी। तो स्मॉल एलिमेंट डी वी था तो उससे हमने इंटीग्रेट कर दिया वी के ऊपर, तो ये ओवरऑल आपके पास चार्ज आ गया। इसी तरह देखें, इफ़ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, देन देखें सिग्मा किसकी इक्वल होता है, क्यू बाय ए। तो यहाँ से क्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। तो अगर स्मॉल एलिमेंट हमने डी ए लिया हुआ है तो उसे इंटीग्रेट कर देंगे होल सरफेस के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। यानी देखें ये चीज़ भी बेसिकली चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है क्यू को, और ये चीज़ भी बेसिकली चार्ज क्यू को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने क्यू की वैल्यूज़ पुट की हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिहाज से और एक हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिहाज से। तो ये जो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू हमारे पास आई है इस फॉर्म में, इसको हम क्या कहते हैं कि ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ है। देखें पिछली इक्वेशन में ये आपके पास जो पिछली इक्वेशन में ये इक्वेशन जो आपके पास आती थी ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ है, और इसमें ये आपके पास क्या इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ है। तो गाउस लॉ को हमने सिंपल इक्वेशन फाई इज इक्वल वन ओवर एप्सिलॉन इनटू क्यू, और फिर हमने उसको डिफरेंशियल फॉर्म में, ये जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये फिर हमने इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है, और फिर हमने इसको किस फॉर्म में लिखा है, इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखा है। तो ये इंटीग्रेशन फॉर्म में आपके सामने सिर्फ हमने क्यू की जगह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिहाज से चार्ज की वैल्यू पुट की है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिहाज से हमने यहाँ पे ठीक है चार्ज की वैल्यू पुट की है। तो ये दोनों इक्वेशन हमने सिंपल इक्वेशन क्या की हैं, यूज़ की हैं।
अब नेक्स्ट आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ पे, जो मेन इम्पॉर्टेंस है। यानी गाजेस लॉ को हमने डिफ़ाइन कर लिया सिंपल फॉर्म में, फिर डिफरेंशियल फॉर्म में डिफ़ाइन कर लिया, फिर इंटीग्रेशन फॉर्म में डिफ़ाइन कर लिया। अब हम एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ की तरफ आ जाते हैं कि गाजेस लॉ को कैसे अप्लाई किया जाता है। गाजेस लॉ की जो सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आपने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी और वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता था, लेकिन आप देखेंगे कि गाजेस लॉ उसी चीज़ को बहुत आसानी से एक्सप्लेन करेगा और चंद स्टेप्स में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर देगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ। तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन गाजेस लॉ की हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन ऑफ अ चार्ज। यानी अगर आपको एक फिगर में नज़र आ रहा है ये इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है और इसके ऊपर ये देखें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं या यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कंसिडर अ सेक्शन ऑफ इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एज शोन इन फिगर। लीनियर चार्ज डेंसिटी को आपने डिफाइन किया हुआ है। तो देखें लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा इज इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। अब देखें यहाँ पे तो लेंथ के बजाय h है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट, ये h आ जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। तो ये फिगर में आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी नज़र आ रही है। अच्छा, इसके बाद देखें कि अब हमने क्या कैलकुलेट करना है कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो गाजेस लॉ में सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी कंसीडर अ सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस विच पासिस थ्रू द पॉइंट। यानी फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले गाशियन सरफेस कंसिडर करेंगे। और गाशियन सरफेस आपने डिफ़ाइन की हुई है कि ये एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस होती है जो उस पॉइंट से गुज़रती है जहाँ से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है। क्वेश्चन ये है कि हम सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस क्यों कंसिडर करते हैं। तो ये सिचुएशन के मुताबिक होता है कि गाशियन सरफेस हम ऐसी कंसिडर करते हैं जो उसमें से जितने भी पॉसिबल फ्लक्स निकल सकता है उसको वो क्या कर सके, इनक्लोज्ड कर सके, कवर कर सके। तो वैसी हम गाशियन सरफेस कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमने गाशियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर क्या किया है, कंसिडर किया है। अब देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आपने की हुई है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर इज गिवन बाय इंटीग्रेशन क्लोज शेप ऑन सरफेस ई डॉट डी ए। तो ये आपने फ्लक्स की डेफिनेशन की हुई है। सबसे पहले हम गाशियन सरफेस को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। देखें ये जो ऊपर वाली आपको सरफेस नज़र आ रही है इसको हम S1 कह देते हैं। ये जो नीचे वाली सरफेस नज़र आ रही है इसको हम S2 कह देते हैं। और ये वाली जो सरफेस आपको नज़र आ रही है इसको हम S3 कह देते हैं। तो हमने गाशियन सरफेस को तीन सरफेसेस में डिवाइड कर लिए। अब हम गाशियन सरफेस में में अलग-अलग क्या करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। यानी S1 में से कितना फ्लक्स पास करता है, S2 में से कितना फ्लक्स पास करता है और S3 में से कितना फ्लक्स पास करता है, ये हम इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब देखें S1 एरिया ऑफ टॉप क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस, ये वाला जो हमने कंसिडर किया। S2 एरिया ऑफ बॉटम क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस, ये हमने कंसिडर कर लिया। और S3 एरिया ऑफ कर्व पार्ट, यानी ये जो कर्व पाथ है सिलेंडर का, ये बाहर वाली दीवार, ये हमने S3 सरफेस कंसिडर कर ली। अब तीनों में से हम अलग-अलग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे।
कौन सी डेफिनेशन? इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए। देखें टोटल फ्लक्स आपका क्या आ जाएगा, फ्लक्स थ्रू S1 जो सरफेस टॉप वाली आपने कंसिडर की है, फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 जो हमने बॉटम वाली सरफेस कंसिडर की है, और फ्लक्स थ्रू S3 जो हमने कर्व जो सिलेंडर है उसको हमने कंसिडर की है। देखें S1 और अगर S2 की हम बात करते हैं टॉप और बॉटम की, तो उसका फ्लक्स ज़ीरो आ जाएगा। फ्लक्स क्यों ज़ीरो आ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी इनका एंगल 90 डिग्री है। तो डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करें तो cos 90 क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। इसलिए इसका फ्लक्स क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। देखें हम इसमें चेक कर लेते हैं। देखें ये आपको फिगर सामने नज़र आ रही है। इसमें देखें कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल ये है, और एरिया की डायरेक्शन इसमें ये बन रही है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। इसी तरह अगर आप नीचे आ जाएं तो एरिया की डायरेक्शन ये बनेगी, और इसमें भी एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो cos 90 आपके पास ज़ीरो हो जाता है, तो डॉट प्रोडक्ट इनका क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो इस लिहाज से जो हमारा यहाँ पे फ्लक्स आ रहा है, ठीक है, ये ई डॉट डी ए और ई डॉट डी ए ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया आपस में परपेंडिकुलर हैं। फॉर S1 और S2 डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करेंगे तो cos 90 क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। अब नीचे आ जाएं S3 सरफेस के ऊपर कि S3 सरफेस का फ्लक्स क्या होगा। इसमें E और जो D है ये पैरेलल है फॉर S3। इसका मतलब है कि एंगल 0 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करेंगे तो ई डी ए cos 0 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे cos 0 1 हो जाता है, तो इस लिहाज से ये क्या हो जाएगा? ई डी ए हो जाएगा। यानी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जब हम डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करते हैं तो वो cos 90 बेसिकली वो क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो उस वजह से ठीक है इलेक्ट्रिक वो ये फ्लक्स क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये फ्लक्स ज़ीरो नहीं होता क्योंकि cos 0 1 हो जाता है। देखिए हम फिगर में चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और यही एरिया की डायरेक्शन हो जाती है। चलिए इसको मैं रेस करके दोबारा इसकी बात कर रहे हैं हम सरफेस की, तो देखें ये ई की डायरेक्शन है और यहाँ पे ये ई की डायरेक्शन है और एरिया की भी डायरेक्शन ये होगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो फ्लक्स है ठीक है वो आपका cos 0 1 हो जाता है। तो दो सरफेसेस से फ्लक्स ज़ीरो हो जाता है और तीसरी सरफेस से फ्लक्स क्या आ जाता है? ई डी ए आ जाता है। अब देखें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों कांस्टेंट है? देखें अगर हम S3 की बात करते हैं तो S3 जो है ये ये बाहर वाली जो सरफेस है इसका एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, यानी रेडियस r है। इस लाइन जो चार्ज लाइन है लीनियर चार्ज, तो इससे इसका कांस्टेंट डिस्टेंस है, यानी r कांस्टेंट है। r कांस्टेंट है तो चार्ज भी जो इसके अंदर इनक्लोज्ड है वो भी कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। देखिए आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है? E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर। तो अब क्यू भी कांस्टेंट है तो आर भी कांस्टेंट है, तो इस लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें से
इस इंटीग्रेशन में से बाहर आ जाती है। अब सिर्फ क्या रह गया, इंटीग्रेशन S3 ऑन DA, यानी एरिया इसका कितना आता है, ये जो आपकी S3 सरफेस है। देखें तो S3 सरफेस का एरिया कैसे आएगा, ये यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखें अगर हम सिलेंडर को काट के ऐसे एक सीधी प्लेन बना दें, ऐसे देखें ये आपका सिलेंडर है, इसको दरमियान में से काटें, ठीक है। चलिए यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी इस सिलेंडर को अगर हम काट के ऐसे सीधी प्लेन बना लें, तो देखें ये ऊपर वाली जो लेंथ है ये वाली, ये किसकी इक्वल है, सरकमफ्रेंस की इक्वल। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। तो ये देखें अगर इसको हम काट के सीधा करते हैं तो ये भी जो ऊपर वाली लेंथ है ये किसकी इक्वल होगी, सरकमफ्रेंस की इक्वल होगी। और जो इसकी विड्थ है वो क्या है, h है। तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा, 2πr(h) हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे जो एरिया की जगह हमने क्या लिखा है, जो एरिया S3 है, देखें S3 ऑन DA, तो ये बेसिकली किसकी इक्वल हो जाएगा, 2πr(h) की इक्वल हो जाएगा। क्योंकि इसकी लेंथ कितनी बन जाती है, इसकी लेंथ सरकमफ्रेंस की इक्वल आ जाती है, यानी 2πr आ जाती है, और ये h हो जाता है। तो एरिया आपके पास क्या आ जाता है, 2πr(h) आ जाता है। तो यहाँ पे देखें एरिया की जगह क्या आ गया, 2πr(h) आ गया। तो देखें हमारा फ्लक्स क्या आ जाएगा, हमारा फ्लक्स आ जाएगा E इंटू 2πr(h), और टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, 2πr(h) ही, क्योंकि S1 और S2 से तो फ्लक्स ज़ीरो हो जाता था, तो S3 से ये आपके पास फ्लक्स आ जाता है। इसे हमने इक्वेशन 2 कह दी है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। देखें गाउसेस लॉ को अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, फ्लक्स इज इक्वल Q/एप्सिलॉन, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने वहाँ पे डिफाइन की थी, बिल्कुल स्टार्ट पे Q/L होती है, लेकिन यहाँ पे लेंथ h है, तो इसलिए Q/h आ जाएगा। और Q किसकी इक्वल आ जाएगा, लैम्डा इंटू h आ जाएगा। ये वैल्यू हमने यहाँ पे इक्वेशन 3 में पुट कर दी है। तो फ्लक्स हमारे पास क्या आ जाता है, लैम्डा h/एप्सिलॉन। ये फ्लक्स गाशियन सरफेस से हमने कैलकुलेट किया है, ये फ्लक्स हमने सिंपल डेफिनेशन से की है। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो देखें जब इक्वेशन 2 और 4 को हम कंपेयर करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी। तो E किसकी इक्वल आ जाएगा, ये 2πr(h) दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, h और h आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल 2πr(एप्सिलॉन)। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड हमने ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन हमने कैलकुलेट कर ली है। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो साथ डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बताता है। इफ़ आर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर आर लगा देते हैं, तो इसके ऊपर एरो साइन आ जाएगा, क्योंकि ये अब वेक्टर फॉर्म आ गई है, मैग्नीट्यूड से वेक्टर फॉर्म। तो देखें हमने गाउसेस लॉ की मदद से कितनी आसानी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की है, जबकि इसी इनफाइनाइट लाइन को हमने पहले पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काफ़ी मुश्किल तरीके से कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पे जस्ट आपने गाशियन सरफेस कंसिडर करनी है किसी भी एप्लीकेशन में सिचुएशन को देखते हुए, और फिर उसके बाद उस सरफेस में से फ्लक्स कैलकुलेट करके और गाउसेस लॉ की बेसिक डेफिनेशन आपने अप्लाई करनी है, और फिर कंपेयर करके आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेनी है। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी तरीके से गाउसेस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं।